हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा कल के टॉपिक को जो हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्रॉगली लॉ, उसी को आगे और बढ़ाना चाहेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए बेटा, हमने कल लास्ट वीडियो में क्या आपको एक्सप्लेन किया था। हम आपको डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर हम बेटा डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली की बात करें तो हमने आपसे पहले ही कल बोला था कि एक साइंटिस्ट जिसका नेम क्या था, प्लैंक, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला दिया था E=h/μ। और फिर मैंने कहा था कि μ=c/λ होता है। तो देखिए क्या कहा था, E=h/μ, where μ=c/λ, this formula changed to hc/λ। ये बात किसने कही थी? ये प्लैंक ने कही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी है, उसमें वेवलेंथ है, इसका मतलब प्लैंक ने इस बात को शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो वेव के फॉर्म में क्या होती है, चलती है। क्योंकि जहां पर बेटा वेव फ्रीक्वेंसी आता है, वेवलेंथ आता है, तो वहां पर क्या बनती है, वेव होती है। तो प्लैंक का कहना यह था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो वेव के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपनी एनर्जी को हमेशा वेव के फॉर्म में क्या करता है बेटा, ट्रांसमिट करता है। ओके। फिर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर आइंस्टीन ने क्या बोला था, E=mc² बोला था। E=mc², ये बात किसने कही थी, आइंस्टीन ने कही थी। तो देखिए, दोनों ने, प्लैंक और आइंस्टीन दोनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था। प्लैंक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला E=hν था, जबकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो E=mc² था। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जब दोनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हैं, तो उन्होंने दोनों फॉर्मूलों को इक्वल किया। और जब दोनों फॉर्मूलों को बेटा इक्वल किया था तो आपने देखा था कि hν=mc², where μ=c/λ, hc/λ=mc²। एक से आप कैंसिल करिए, h/λ=mc, या λ= आप बोल सकते हैं h/mc। तो ये आपका जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो बेटा फॉर्मूला आपके डी ब्रॉगली ने डिराइव किया था। जब उन्होंने प्लैंक की बात सुनी, उन्होंने आइंस्टीन की बात सुनी, जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी के लिए बोला था। तो उस कंडीशन में यह हुआ कि जब एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ λ=h/mc। तो मैंने कहा था कि कल कि जब डी ब्रॉगली, हमने कहा डी ब्रॉगली, नील्स बोहर, ये सब क्या थे, और आइंस्टीन, ये सब आपस में एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैंने कहा था जो भी कुछ करते थे डिस्कवरी, वो आपस में क्या करते थे, शेयर करते थे, बताते थे। तो डी ब्रॉगली ने जब निकाला कि λ=h/mc, यानी उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें वेवलेंथ है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें वेव प्रॉपर्टी भी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब मास और वेलोसिटी आता है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब मास और वेलोसिटी आता है तो वहां पर पार्टिकल, क्योंकि जब मास आता है तो बेटा कौन सा नेचर होना चाहिए, पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने ये बात आइंस्टीन को बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखिए वेव नेचर भी होता है
और उसमें साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। आइंस्टीन सोचते रहे और उसके लिए बहुत देर बाद आइंस्टीन ने जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी इक्वेशन है। ये डी ब्रॉगली से कहा आइंस्टीन ने, ये तो बहुत अच्छी क्या है इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आइंस्टीन बोल रहे हैं डी ब्रॉगली से कि ये इक्वेशन आप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मत रखिए, ये इक्वेशन ऑल मैटर के लिए रख दीजिए। ऑल मैटर, चाहे वो सन हो, अर्थ हो, आप हो, हम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो, ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि सब में पार्टिकल और वेव नेचर होता है। ये बात बताई आइंस्टीन ने डी ब्रॉगली को। अब बात आती है कि आइंस्टीन ने किस बेस पर डी ब्रॉगली को कहा कि ये क्वेश्चन ऑल मैटर के लिए जनरलाइज कर दो, एक जनरल कर दो रिएक्शन, कि ये जो इक्वेशन है वो सबके लिए लागू होगी, वो सभी के लिए, पूरे थ्रू आउट यूनिवर्स के लिए क्या होगी, ये इक्वेशन आपकी लागू होगी। तो जब तक किस बेस पर कहा था, एक साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप समझ चुके होंगे, आगे का फोकस करते हैं। एक साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, जिनका मॉडल आपने पढ़ा होगा, बोहर मॉडल। तो बोहर ने एक बात कही थी कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर ये उसकी सेल हो गई, और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन होगा जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब किसी सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, MVR, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड R इज द रेडियस ऑफ सेल। उस सेल की क्या है, ये रेडियस है। ओके, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R is the radius of cell where electron revolve around nucleus. Okay, ये उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, और जो कि क्या होता है, उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन केवल उसी सेल में वो रिवॉल्व करता है जहां पर बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है। समझ बात को, यानी उनके कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, लेकिन सभी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ डेफिनेट ऑर्बिट होती है, उन्हीं ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, और जब वो रिवॉल्व करता है तो उस कंडीशन में उसका बेटा एंगुलर मोमेंटम NH/2π की इक्वल होना चाहिए। ये बात नील्स बोहर ने बताई थी अपने एटॉमिक मॉडल में। लेकिन बेटा ये बात नील्स बोहर ने बता तो दी थी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के मास, उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस को मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वो NH/2π के इक्वल आता है, लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके फुली का, एक प्रकार से कंप्लीट। तो नील्स बोहर ने बात बताई कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है, लेकिन वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो नील्स बोहर ने ये बात आइंस्टीन को बताई कि आइंस्टीन आप हमें समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें। इधर नील्स बोहर ने आइंस्टीन से पूछा, उधर डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन को यह बात बताई। तभी आइंस्टीन ने इन दोनों बातों को कंक्लूड करते हुए कहा डी ब्रॉगली से कि आप इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दीजिए, पूरे यूनिवर्स के लिए क्या करिए,
बता दीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन, आप हम सब के लिए। तो क्यों, किस तरह से उन्होंने इस क्वेश्चन को देखकर इसके लिए जनरलाइज करने को बोला? तो देखिए, हम आपको बता दें किस तरह से आइंस्टीन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो देखिए बेटा, उन्होंने कहा, समझ बेटा, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो फॉर्मूला आपका आ रहा है mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। ये बात बोहर की थी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। नील्स बोर ने कहा, आइंस्टीन ने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये उसके चारों ओर क्या हो गई, एक सेल हो गई, और हम ये मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हो और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया था उस समय नील्स बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल नेचर के फॉर्म में माना था। अब यहां पर बात हो रही है कि सभी मैटर जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन, पार्टिकल, सब वेव नेचर में होता है। तो आइंस्टीन ने उसी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी देर एज्यूम किया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने वेव नेचर में होता, मतलब पार्टिकल तो नेचर है ही है, और पार्टिकल के साथ साथ अगर ये वेव नेचर अपना रखता तो वो किस तरह से रिवॉल्व करता? तो वो कुछ इस तरीके से यहां पर वो क्या करता, रिवॉल्व करता। मेरी बात समझ गए? तो उन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता वेव के फॉर्म में, तो वो इस तरीके से वेव बनाता हुआ क्या करता, रिवॉल्व करता। अब अगर हम इसका सरकमफेरेंस निकालें, तो किसी भी सर्कुलर पाथ का जब हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो कितना होता बेटा, 2 पाई r। ये क्या हुआ, सरकमफेरेंस, जो किसके इक्वल होगा? उन्होंने कहा कि जो ये सरकमफेरेंस r वो किसके इक्वल होगा, वो n लैम्डा के इक्वल होगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा तो कितनी वेव बनाएगा? अगर वो थर्ड सेल में होगा, अगर मानते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थर्ड सेल में, तो आइंस्टीन ने कहा कि अगर वो थर्ड सेल में है तो 3 वेव क्रिएट करेगा। कैसे? देखिए, अगर वो थर्ड सेल में है, ये न्यूक्लियस है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और वो इस तरह से मान लीजिए थर्ड सेल हम बात करेंगे n इक्वल टू 3, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, 3, एक, और इस तरीके से 2, और इस तरीके से वो 3 वेव एक्सप्लेन करेगा। ठीक, तो एक वेव ये हुआ, दूसरा वेव ये, और तीसरा वेव, ऐसे डायग्राम बना लेना। तो 3 वेव क्रिएट करेगा, एक वेव, दूसरा, और ये यहां से इस तरीके से वो तीसरा वेव यहां से एक्सप्लेन करेगा। तो अगर n इक्वल टू 3 में है तो वो 3 वेव बनाएगा। इसी तरह n इक्वल टू 4 में है तो 4 वेव बनाएगा। n इक्वल टू 5 में है इलेक्ट्रॉन तो 5 वेव बनाएगा। तो इस तरह से जो सरकमफेरेंस हुआ वो वेवलेंथ के इक्वल होगा, लेकिन वो n मतलब नंबर ऑफ सेल, तो इसे हम मान सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। क्या मानते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो सरकमफेरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। और जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ सेल होगा। बोल क्लियर है? तो ये तुम्हारे आइंस्टीन ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन ने इस चीज को एज्यूम किया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अगर हम कहते हैं वेव की फॉर्म में मोशन कर रहा, तो उस कंडीशन में उसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई, सर्कुलर पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा वो हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बेटा हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। अब आप समझिए 2 पाई r इक्वल्स टू l लैम्डा। अब बेटा आपको मालूम है कि लैम्डा इक्वल्स टू, अब याद देखें कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। तो अगर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, c यहां पर वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी लाइट, क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, लाइट की होती है। तो अगर लेकिन हमारे पास कोई मैटर, कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी लाइट की इक्वल नहीं हो सकती है। तो उस जगह पर हम c न रख के v रख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम रखेंगे तो 2 पाई r
इक्वल टू n और लेमडा की जगह पर आप क्या पुटअप कर दीजिए h/m। ओके बेटा, अब यहां पर हम करेंगे इस एम को उधर ले लेते हैं तो एम वी आर, समझ बेटा, एम वी आर, और यहां पर कितना हो जाएगा NH/2 और देखिए वही एक क्वेश्चन आ गई जो आपके नीस बोर्ड एक्सप्लेन नहीं, देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गई जो आपके नीस बोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के बराबर क्यों है। तो उन्होंने कहा, आइंस्टीन ने कहा वो इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर न मानकर अगर हम क्या मानेंगे, वेव नेचर मानेंगे। इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल के साथ साथ क्या होता है, वेव नेचर होता है। और इसी बात पर उन्होंने डी ब्रॉगली को ये एक प्रकार से कहा कि आप इस इक्वेशन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए नहीं बल्कि आप ये इक्वेशन सभी पूरे यूनिवर्स के लिए क्या करिए, जनरलाइज कर दीजिए। और इस तरह से डी ब्रॉगली ने फिर इस इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया, थ्रू आउट मैटर के लिए जनरलाइज कर दिया। इसीलिए इसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। अगर बात करें तो क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली के नेम से हम इसको जानते हैं। बोलो मेरी बात समझ गए। तो हमने क्या यहाँ पर थ्योरी लिख रखी है, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली all matter have particle and wave nature। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जितना भी मैटर है वो सभी क्या होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर रखती है। ये किसके कहने पर कहा उन्होंने, आइंस्टीन के कहने पर। बात समझी, क्योंकि सिर्फ डी ब्रॉगली इस बात को शो करना चाहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, लेकिन जब उन्होंने आइंस्टीन को बताया तो आइंस्टीन ने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मत कहिए, ये सबके लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो चाहे वो ऑल मैटर हो। तो इस पर्पस से डी ब्रॉगली ने इस बात को कहा कि ऑल मैटर हैव पार्टिकल एंड वेव नेचर एज लाइक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपना डुअल नेचर रखता है, कौन कौन सा डुअल नेचर, पार्टिकल और वेव का, तो ऑल मैटर भी हमारे पार्टिकल और वेव नेचर रखते हैं। ये बात किसने कही, आपके डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन के कहने पर इसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये था बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली। तो फिर से कंक्लूड करते, मैंने क्या कहा, मैंने बात कही कि देखिए पुराने समय में ये बात चली आ रही थी कि आखिरकार जो मेरे कहने का मतलब है कि जो नेचर होता है वो पार्टिकल और वेव नेचर वाला बात चला आ रहा था कि सभी कह रहे थे कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, सन से जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, पार्टिकल के फॉर्म में आती है कि फिर वो वेव के फॉर्म में आती है। तो भाई न्यूटन ने भी इस बात को माना था कि पार्टिकल के फॉर्म में आती है, लेकिन किसी को बात ये हजम नहीं हो रही थी। इसलिए हजम नहीं हो रही थी क्योंकि अगर लोग ये कह रहे थे अगर पार्टिकल के फॉर्म में अगर एनर्जी ट्रांसमिट होती तो सन का जो मास होता वो धीरे धीरे रिड्यूस करता चला जाता। तो इसलिए बात किसी को सही से समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने इस बात को कहा था नहीं, जो लाइट एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो वेव के फॉर्म में होती है, लेकिन उनकी भी बात किसी को सही से समझ में नहीं आ रही थी। तभी हमने कहा कि प्लैंक ने उस समय एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, रेडिएशन यानी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल्स टू, उन्होंने कहा था E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू होता है, वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की थी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जब उन्होंने E इक्वल्स टू h न्यू बताया, जहाँ कहा न्यू कहाँ होती फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो जब एनर्जी ट्रांसमिट करती है तो वेव के फॉर्म में, क्योंकि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, फिर समझिए जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर वेव नेचर जरूर होगा। इसका मतलब उन्होंने प्लैंक ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव नेचर रखती है। बोलो क्लियर है। उसी पर आपके आइंस्टीन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती उसकी जो एनर्जी होती बेटा वो E इक्वल्स टू mc²। अब दोनों बातें किसके लिए थी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए थी। तो प्लैंक ने कहा कि जब दोनों एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए है तो दोनों एनर्जी को उन्होंने इक्वल कर दिया। आई थिंक उनके कहने का मतलब था कि दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस एनर्जी। और जब उन्होंने इस तरह से किया तो उनको क्या डेरिवेशन से मिला, लैम्डा इक्वल्स टू h अपान mc। लैम्डा इक्वल्स टू h अपान mc क्या शो कर रहा था, उन्होंने कहा कि डी ब्रॉग्ली ने इस बात को बताया कि भाई अगर लैम्डा है तो उसमें वेव नेचर होगा और अगर उसमें मास है तो उसमें पार्टिकल नेचर होगा। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। वही बात उन्होंने किसको बताई, आइंस्टीन को बताई। जब आइंस्टीन ने डी ब्रॉग्ली की इस बात को सुना तो वो थोड़ी देर विचार करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि डी ब्रॉग्ली से इस इक्वेशन को सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मत बोलिए, इस इक्वेशन को आप जनरलाइज कर दीजिए, यानी पूरे यूनिवर्स के लिए। अब उन्होंने वो किस बात पर बोला था, वो इस बात पर बोल रहे थे क्योंकि नील्स बोहर उनको बता चुके थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों जो रिवॉल्व करता है तो सारे ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, वो केवल उसी ऑर्बिट पे बेटा रिवॉल्व करता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। लेकिन ये बात आपके नील्स बोहर समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π बराबर। ये बात नील्स बोहर ने भी आइंस्टीन यानी इधर डी ब्रॉग्ली ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए आइंस्टीन को बताया, उधर नील्स बोहर ने भी आइंस्टीन से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, हमें कुछ विचार दीजिए, कुछ समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आइंस्टीन ने क्या देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हमारे, अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व होता है, वो पार्टिकल नहीं, मतलब पार्टिकल तो है ही है, साथ में वो वेव नेचर रखता है। तो अगर वेव नेचर होगा तो वो इस तरीके से अपनी वेव बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस होगा 2πr, उन्होंने कहा कि 2πr जो होगा वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। और जब इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक सर्कल जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में अगर मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय L = आप थर्ड कर दीजिएगा तो इस तरह से वो कितनी वेव बनाएगा, 3 वेव बनाएगा, यानी थर्ड सेल में 3 वेव बनाएगा। इसी तरह अगर वो फोर्थ सेल में रिवॉल्व कर रहा होगा तो N = 4 हो जाएगा, तो वो 4 वेव क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि 2πr = n लैम्डा हो। अगर n लैम्डा है तो लैम्डा = जो डी ब्रॉग्ली ने दिया उसको यहाँ पर उन्होंने रखा। अब रखा तो फॉर्मूला कौन सा आ गया, नील्स बोहर का आ गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल तो है, लेकिन पार्टिकल के साथ साथ वो अपना वेव नेचर भी रखता है। और इस तरीके से उन्होंने डी ब्रॉग्ली कहा था कि ये आप इक्वेशन जनरलाइज कर दीजिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने इसको पार्टिकल में, आपकी इक्वेशन को मैं पार्टिकल में रख के देख चुका हूँ और यकीनन ये क्वेश्चन आपका पार्टिकल भी फॉलो करता है, वेव भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये इक्वेशन पार्टिकल के लिए भी है, वेव के लिए भी है। इसका मतलब दुनिया का हर मैटर पार्टिकल और वेव नेचर रखते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन लैम्डा = h/mv आपका डी ब्रॉग्ली के द्वारा जो दिया गया था ऑल मैटर के लिए, ये बात आपकी प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये डी ब्रॉग्ली ड्यूअल नेचर जिसे हम लोग कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ऑल मैटर है, पार्टिकल है, वेव नेचर एज लाइक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉग्ली। ओके बेटा, अब हम लोग इस पे कुछ फोकस करने जा रहे हैं। आप पूरा एक्सपेरिमेंट समझ चुके होंगे। वीडियो की कहानी जो है वो आप 1-2 बार जरूर सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये क्या हाइपोथेसिस चल रही थी। ओके बेटा, तो चलिए अब हम लोग इसी ला में कुछ बात समझते हैं, क्या है कैसे, ये सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या ये फॉर्मूला जो आपको डी ब्रॉग्ली ने दिया, ये फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा था, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके बेटा, तो फॉर्मूला हो रहा था लैम्डा = h/mc। ओके बेटा, अब आप समझ सकते हैं c, अगर ये c, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है c, अगर कोई मैटर है तो हमने कहा इफ वेलोसिटी ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, इफ वेलोसिटी ऑफ मैटर इज v, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा
सॉरी ये फॉर्मूला चेंज होगा, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जहां पर आपको मालूम होगा जब किसी भी पार्टिकल के मास को आप इसकी वेलोसिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसका बेटा मोमेंटम आता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन पी। तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी कहें या लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, समझ सकते हैं। ये जो लेमडा होता है किसके लिए, वेव नेचर के लिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वेव नेचर, ओके बेटा। और एच जब प्राइम कांस्टेंट, तो अगर मैं इस कांस्टेंट और इक्वल को, क्योंकि आपको मालूम है ना जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन लाते हैं और कांस्टेंट लाते हैं। आज मैं एक कांस्टेंट और इक्वल का साइन हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आएगा और 1 अपॉन यहां पर क्या होता है इसके लिए, क्योंकि जहां मास होता है वहां पर कौन सा नेचर होता है बेटा, पार्टिकल नेचर। फिर समझिए जहां पर वेवलेंथ है वहां वेव नेचर होगा, जहां पर मास है वहां पार्टिकल नेचर होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, पार्टिकल नेचर में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके सामने ये बात समझ में आ रही होगी कि जो वेव नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर के इनवर्सली होता है, मतलब जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, समझिए बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। तो मैंने कहा जिसका मास ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, और पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा तो वेव नेचर क्या हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो आपने कहा कि दुनिया के हर मैटर में क्या होता है, पार्टिकल नेचर वेव नेचर होता है, यानी वेव नेचर होता है। तो बच्चा कोई कहता है कि सर जब हम फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल पे जब हम किक मारते हैं तो हमें तो कोई, वो भी तो एक पार्टिकल जैसा है, हमें तो उसमें कोई वेव जैसा नहीं दिखता है। हमें तो दिखता है कि वो जो बॉल है वो हमारी सीधे जहाँ जानी होती वहीं पर स्ट्राइक करती है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो हमें वेव के फॉर्म में जाती हुई तो नजर नहीं आती है। तो समझिए आपकी फुटबॉल का मास ज्यादा होता है, और फुटबॉल का अगर मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है, और बेटा अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा तो फिर पक्का उसमें वेव नेचर क्या होगा, कम। इसलिए जैसे जैसे मास क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, पार्टिकल नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, और पार्टिकल नेचर इंक्रीज करेगा तो उसका वेव नेचर क्या हो जाएगा, कम। इससे जितनी भी एक प्रकार से लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें आपको वेव नेचर कम नजर आएगा और उसमें पार्टिकल नेचर क्या होगा, ज्यादा। और पार्टिकल जितना छोटा होता जाएगा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम, तो सिर्फ पार्टिकल नेचर कम होता है, वेव नेचर ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जब अपनी ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो उस कंडीशन में वो वेव के फॉर्म में ही क्या करता है, रिवॉल्व, और बहुत अच्छा वेव क्या करता है, शो करता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर कम है बेटा और उसमें वेव नेचर बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके बेटा, तो ये पूरा था डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप समझ सकते हैं जहां पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा वेव नेचर कम होगा, जहां पार्टिकल नेचर कम होगा वहां वेव नेचर, तो बड़ी जो ऑब्जेक्ट होती है वहां पर पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है, वेव नेचर कम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली। अब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के होंगे, तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बेटा।